नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। आज में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस कवर कर रखी हुई हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। बीच में थोड़ा सा गैपिंग आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ से बराबर क्लासेज मिलेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलेंगी। आप लोग को सारे फैक्ट जो है मेडिवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, आप लोगों को बराबर मिलेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो अरब देश थे या तुर्क देश थे, जो भारत पर आक्रमण किए थे, इनके आक्रमण का काल क्या था, किस तरीके से आक्रमण किए थे, उनकी मानसिक दशा क्या थी आक्रमण करने की, उनका उद्देश्य क्या था। और उसके आगे हम लोग फिर उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल वंश, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो बात किया जाता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, सबसे पहले 712 ईस्वी में अरब देशों ने आक्रमण किया था। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था, अरब देशों ने आक्रमण किया, उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। सबसे पहले अरब देशों ने आक्रमण किया, उसके बाद तुर्क ने आक्रमण किया। तो अरब देश सबसे पहले जो आक्रमण करता है वो 711-12 ईस्वी में, कहीं कहीं आपको 711 ईस्वी तो कहीं कहीं आपको 712 ईस्वी, ये दो आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। कहीं कहीं आपको 711 ईस्वी में दे दिया रहता है, सबसे पहले अरब देशों ने आक्रमण किया 711 ईस्वी में या फिर 712 ईस्वी में। लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो मान्य है, वो 712 ईस्वी में ही माना जाता है। कि हर जगह आपको यही दिखेगा कि 712 ईस्वी में जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो 712 ईस्वी में अरब निवासी मोहम्मद बिन कासिम था। ये आपको क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ये एक अरब आक्रमणकारी था, ये एक अरब आक्रमणकारी था और ये सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत पर आक्रमण करने वाला। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सारा 712 ईस्वी में ही अरबों ने 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर, कहाँ पर, सिंध पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। और सिंध आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उधर से अब अरब निवासी जब आते हैं तो अफगानिस्तान के रास्ते ही इंडिया में घुसते थे। तो सिंध पर अरबों ने जब कब्जा कर लिया तो उनका जो है वहां से धीरे धीरे उनका विस्तार होता गया। और जब सिंध पर कब्जा किया तो सिंध पर जो शासन था वो चच के पुत्र दाहिर का था। सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। और दाहिर कौन था? चच का पुत्र था। चच एक राजा था, उसी का पुत्र था दाहिर। और दाहिर का शासन कहाँ पे था? सिंध पर था। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है। और जो इसके इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो फारसी ग्रंथ है चचनामा। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है, चचनामा। यहाँ से जो है आपको इस आक्रमण के बारे में, सिंध पर आक्रमण, अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण के बारे में जानकारी, सिंध विजय की जानकारी, ये चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर, आप लोगों ने सुना होगा कि जजिया कर ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था, जजिया कर। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। ठीक है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इसमें जो है इन्होंने बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, औरत, विकलांग, 5 लोगों को छूट छूट दे रखी थी। बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, औरत और विकलांग, इन पांचों पर जजिया कर नहीं लगाया था। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है और फिरोज शाह तुगलक ने ये जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। ये गैर मुस्लिम, मतलब मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था, मुस्लिम के अलावा जितने भी होते थे सबसे ये जजिया कर लिया जाता था। और उसके अलावा फिर अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगजेब दोबारा आता है, जब औरंगजेब 1679 ईस्वी में, तो उसने जजिया कर को पुनः वापस लगा देता है। लेकिन अंतिम रूप से जजिया कर कब समाप्त होता है? जब मोहम्मद शाह यानी रंगीला, जो एक बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, अब इसके अलावा बात की जाए कि अरबों के बाद जो आक्रमण हुआ था वो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों के बाद कौन आक्रमण किया था? तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। यहीं से आपके इतिहास की एक कहानी शुरू होती है। और तुर्क कौन थे? तो तुर्क जो थे वो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक बहुत ही असभ्य एवं बर्बर जाति थी। ठीक है, तुर्क जो थी वो चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जनजाति थी। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इनका जो तुर्कों का जो उद्देश्य था आक्रमण करने का, वो एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का था। इनका उद्देश्य जो था वो विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का था। विशाल मुस्लिम, लूटपाट करना और मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना,
इन तुर्कों का एक उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ ये भारत पर आक्रमण किए थे। तो जो इसके बाद हम लोग बात करते हैं तुर्क जो थे उनमें सबसे पहले कौन आता है, तो एक नाम आता है अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन, ये नाम आप लोग को याद करना होगा। अल्पतगीन ये एक तुर्क सरदार था। अल्पतगीन कौन था, ये एक तुर्क सरदार था। और अल्पतगीन ने गजनी में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। गजनी में, कहाँ पे, गजनी में। और ये इसी को ही गजनी या यामिनी वंश, गजनी या यामिनी वंश, इसी को यामिनी वंश बोला जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है गजनी या यामिनी वंश की स्थापना किसने की थी, अल्पतगीन ने की थी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनी या यामिनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अल्पतगीन थे। और अल्पतगीन के ही दामाद थे सुबुक्तगीन। अल्पतगीन के दामाद थे सुबुक्तगीन, इस नाम को आप लोग याद करिएगा। सुबुक्तगीन ये अल्पतगीन का दामाद था। और बाद में इसने ही जो है गजनी पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। अल्बतगीन का दामाद था सुबुक्तगीन, और इन्होंने ही जो है गजनी वंश या यामनी वंश पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और भारत पर आक्रमण करने वाला या पहला तुर्क मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला या पहला तुर्क मुसलमान कौन था, तो ये सुबुक्तगीन था। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क मुसलमान कौन था, सुबुक्तगीन था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सुल्तान सुबुक्तगीन, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब नागरिक कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, पहला अरब निवासी कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और पहला तुर्क मुसलमान कौन था, वो सुबुक्तगीन था। तो पहला अरब मुसलमान और पहला तुर्क मुसलमान, दोनों के नाम आप लोग याद करिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुबुक्तगीन। और इस सुबुक्तगीन का ही एक बेटा होता है जो कि जिसका नाम क्या होता है, महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का ही बेटा होता है महमूद गजनवी। इस नाम के बारे में आप लोग परिचित होंगे। महमूद गजनवी जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था, ये सुल्तान की उपाधि धारण कर, किसकी उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण कर ये गजनी की गद्दी पर बैठा। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह महमूद गजनवी पहला मुसलमान था, पहला तुर्क मुसलमान जो कि सुल्तान की पदवी धारण करके गद्दी पर बैठने वाला कौन सा था, वो महमूद गजनवी था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग पूरे विधिवत पढ़ने चल रहे हैं महमूद गजनवी को। आइए हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। अब इसके बारे में हम लोग पूरी विधिवत जानकारी लेते हैं। तो महमूद गजनवी जो था, ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना, 998 ईस्वी में। ठीक है, गजनी का शासक बना ये 998 ईस्वी में। कब बना, 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा से इसने दो उपाधियां ली। नंबर एक कौन था, यामिनुद्दौला, यामिनुद्दौला। ठीक है, यामिनुद्दौला और यामिनुद्दौला। और दूसरा उपाधि जो इसने धारण की थी वो थी आमीन उल मिल्लाह, यामिनुद्दौला और आमीन उल मिल्लाह, आमीन उल मिल्लाह। ये दो उपाधियां बगदाद के खलीफा से इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, आमीन उल मिल्लाह, यामिनुद्दौला और आमीन उल मिल्लाह, दो उपाधियां धारण किया। और उपाधियां धारण करने के बाद इसने शपथ खाई कि हम भारत पर प्रतिवर्ष एक आक्रमण करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि इसने मतलब 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में, 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था। और उसने जो है 1019 ईस्वी में चंदेलों पर भी आक्रमण किया था। और उस समय पर चंदेल शासक कौन था, चंदेल का एक शक्तिशाली शासक विद्याधर था। विद्याधर के समय इसने जो है चंदेलों पर आक्रमण किया था, जो कि इसकी महत्वपूर्ण विजयों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो चंदेल शासक विद्याधर के समय भी इसने आक्रमण किया था। और इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और भीमदेव प्रथम के शासनकाल में, भीमदेव प्रथम, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में इसने सोमनाथ मंदिर जो है वो लूटा था। सोमनाथ मंदिर, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसमें भीषण लूटपाट की थी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उस समय राजा कौन थे, भीमदेव प्रथम। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और कितने ईस्वी में, तो 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। और ये इसका 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था,
कुल 17 आक्रमण किए थे, जिसमें से ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। 16वें आक्रमण में भीमदेव प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को इसने 1025 ईस्वी में लूटा हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अथाह संपत्ति इसने लूट रखी थी। और इसके अलावा बात की जाए तो इसे ही क्यों कहा जाता है? बुद्ध सिकन कहा जाता है, बुद्ध सिकन, क्योंकि ये मूर्ति भंजक, बुद्ध सिकन, बुद्ध सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मतलब मूर्तियों का नाश करने वाला, मूर्तियों का नाश करने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। जितनी भी मंदिरें होती थी, जितनी भी मूर्तियां होती थी, सारी की सारी मूर्तियों को नाश करता था, तोड़ता था, उसमें संपत्ति क्या करता था? ये लूट लेता था, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, इसी के साथ, इसके साथ साथ बहुत सारे इतिहासकार अरब से भारत में आए, तुर्की इतिहासकार वो कहाँ आए? भारत में आए। जैसे उतबी हो गया, उतबी, अलबरूनी, अलबरूनी, कुतुबी, अलबरूनी, फिरदौसी, फिरदौसी, और और भी एक दो नाम है, जैसे बैहाकी। ये सब कहाँ आए? भारत में आए थे, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, ठीक है। कुतुबी जो था, ये किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी की रचना इसने की थी, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रचना किस इतिहासकार ने की थी? तो उदबी ने की थी। इसके अलावा इसने तारीख यामिनी, तारीख यामिनी, ठीक है, तारीख यामिनी भी इसने, तारीख यामिनी की रचना भी उदबी ने की थी। तो उदबी की दो रचनाएं हैं, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी, दोनों रचनाओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर अलबरूनी की बात की जाए तो अलबरूनी अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, किताबुल हिंद, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को ही जिस क्या कहा जाता था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान किसको कहा जाता है? अलबरूनी को ही कहा जाता है। बहुत बड़ा दर्शन, साहित्यकार, इतिहासकार माना जाता है अलबरूनी को। पुराणों का जो अध्ययन किया था सबसे पहले किस मुसलमान ने किया था? तो अलबरूनी ने ही किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान किसको कहा जाता है? अलबरूनी को ही कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए फिरदौसी को, तो फिरदौसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी रचना है शाहनामा, शाहनामा। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी, पूर्व के होमर की। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूर्व के होमर की उपाधि किसको दी गई थी? फिरदौसी को दी गई थी, ठीक है। और एक एक इतिहासकार था बैहाकी, बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पूल ने पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी थी। किसकी? पूर्वी पेप्स, पूर्वी पेप्स की संज्ञा बैहाकी को किसने दी थी? लेन पूल ने दी थी। लेन पूल, ये इतिहासकार बहुत बड़े इतिहासकार हैं, लेन पूल। इनसे जो है, इनकी रचना से जो है, इनको किस नाम से, किसकी उपाधि थी? पूर्वी पेप्स की उपाधि, ठीक है। और तारीखे सुबुक्त, सुबुक्त गीन, तारीखे सुबुक्त गीन, इसकी रचना थी बैहाकी की, तारीखे सुबुक्त गीन। कि सर्वप्रथम संस्कृत अभिलेख जो होता है, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी करना किसने किए थे? संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के इसने जारी किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने। एक तरफ जो था वो अरबी भाषा में और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में ये सिक्के जारी किए गए थे, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। महमूद गजनवी के बाद किसके बाद, किस तुर्क आक्रमणकारी की बात करेंगे? मोहम्मद गोरी के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद, मोहम्मद गोरी, ठीक है। आप लोग इस नाम से परिचित होंगे, मोहम्मद गोरी, जिसका एक और नाम मिलता है सिहाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी को ही क्या कहा जाता है? सिहाबुद्दीन। इसका एक और नाम मिलता है सिहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी या सिहाबुद्दीन। और इसने क्या की थी? भारत में तुर्क राज्य की स्थापना को भारत में तुर्क राज्य की संस्थापक किसको बोला जाता है? तुर्क राज्य का संस्थापक वो मोहम्मद गोरी को बोला जाता है। तुर्क राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को, ठीक है। तुर्क राज्य का संस्थापक किसको बोला जाता है? या मुस्लिम राज्य की स्थापना का श्रेय किसको कहा जाता है? मुस्लिम राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गोरी को ही दिया जाता है भारत में। इसका जो मूल नाम था वो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। क्या था? मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसका एक और नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। कभी कभी एग्जाम से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए था। और 1173 ईस्वी में शासक बना था। कब बना था? 1173 ईस्वी में यह शासक बना था। और 1175 ईस्वी में, 1173 ईस्वी के 2 साल बाद यानी 1175 में सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया?
मुल्तान के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। मुल्तान के विरुद्ध इसने सबसे पहले आक्रमण किया था। और 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय जो था वहां पे भीम द्वितीय ने इसे क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। कब? 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने। कभी कभी एग्जाम्स में क्या बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, भीम द्वितीय या इसी का नाम था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने इसे क्या कर दिया था, गुजरात युद्ध में इसे क्या कर दिया था, मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था। और भीम द्वितीय क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 1178 ईस्वी में गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, वहां के जो शासक थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्या किया, परास्त किया। और भीम द्वितीय क्या था, वो विजयी हुआ था। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने 1192 ईस्वी में उत्तरी भारत को जीत लिया था। बाद में जब 1192 ईस्वी में इसने भारत में उत्तरी भारत को जीत लिया था, उसके पहले जो है 2 युद्ध से हुआ था। जब इसने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया, अधिकार कर लिया, तो इसका पृथ्वीराज चौहान, वहां के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसको भी आप नोट करिएगा, बहुत बार यहाँ से पूछता है। से इनका क्या हो गया, विवाद हो गया मोहम्मद गोरी का। अब पृथ्वीराज तृतीय से जब विवाद हो गया, तो इन्होंने क्या किया, दोनों का बीच में 2 युद्ध हुए। एक तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, ये 1191 ईस्वी में, और ये 1192 ईस्वी में। इसमें जो जीत हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। पृथ्वीराज चौहान इसमें बुरी तरह से गोरी को परास्त किया था, और इसने गोरी को क्या कर दिया था, क्षमा कर दिया था, माफ कर दिया था, क्या मैं तुझे माफ करता हूँ। लेकिन वही माफी जो है पृथ्वीराज चौहान को भारी पड़ती है। और दूसरे युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, जब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की विजय होती है, मोहम्मद गोरी की विजय होती है, तो ये क्या करता है, पृथ्वीराज को क्या करता है, पृथ्वीराज की हत्या करवा देता है। तो इस तरीके से माफी करना पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत बड़ा मतलब सदमा एक तरीके से कहा जा सकता है। सदमा क्या, वो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ी गलती भूल चूक हुई थी उनसे। और इसके बाद जब ये तो 1191 ईस्वी की और 1192 ईस्वी की बात होती है, फिर बात होती है 1194 की। 1194 में एक युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और ये इसने जो है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा गहड़वाल के राजा थे जयचंद, जयचंद को क्या किया था, परास्त किया था। और परास्त करके जयचंद को क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और यही जयचंद जो था वो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता किया हुआ था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को हराने की सहायता के लिए इससे कोई इसको मतलब नहीं था। ये तो इसो तुर्क आक्रमणकारी था, इसका उद्देश्य था कि भारत में किस तरीके से राज करना है। इसने पूरी बुद्धि का अपने उपयोग किया, और जयचंद जो है, जो कि मोहम्मद गोरी का साथ दिया था दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, उसी गोरी ने जयचंद को ही परास्त कर उसकी हत्या कर दी थी 1194 ईस्वी में। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जन्म इसका कहाँ हुआ था, जन्म इसका 1149 ईस्वी में बोर यानी अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, और यह संस बनी वंश का था। किस वंश का था, संस बनी वंश का था। संस बनी वंश, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, संस बनी वंश का था ये। और ये जन्म कहाँ लिया था, गोर, अफगानिस्तान में एक जगह है गोर, वहां पे इसने जन्म लिया हुआ था। कब, 1149 ईस्वी में। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गोरी के जो सिक्के थे, गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। देवी लक्ष्मी की आकृति बार बार एग्जाम में पूछता है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, वो बनी हुई थी, तो वो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर बनी हुई थी। और दूसरी तरफ जो था वो अरबी भाषा में कलमा, यानी कलमा अरबी भाषा में खुदा हुआ था, और एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी। ठीक है, और गोरी का एक सेनापति था, जो गोरी का दास था, क्या उसका नाम था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी जो था, ये बिहार का प्रथम विजेता माना जाता है। बिहार का प्रथम विजेता किसको माना जाता है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। और ये बिहार का और उत्तरी बंगाल का प्रथम जो है विजेता माना जाता है, बख्तियार खिलजी प्रथम मुस्लिम विजेता। ठीक है, और जहाँ ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को, वहां पर इसने बिहार शरीफ नामक एक नगर बसाया हुआ था। कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जब इसने ध्वस्त किया हुआ था। और इसके अलावा जब बात की जाए 1206 ईस्वी में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है, कुल मिला के जयचंद जयचंद को परास्त करने के बाद 1194 ईस्वी में, तो ये जो अपने जीते हुए जो साम्राज्य थे उसको किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गोरी का एक दास था, उसको सौंप करके वापस अपने देश चला जाता है मोहम्मद गोरी।
लेकिन बाद में फिर 1205 ईस्वी में भारत पुनः आता है और खोखर एक जाति थी, उसके विरुद्ध उसने अपना अभियान छेड़ा। बाद में 1206 ईस्वी में उसी में से किसी एक व्यक्ति ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी 1206 ईस्वी में। और 1206 ईस्वी में जब इसकी हत्या हो जाती है 1206 ईस्वी में, तो हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका एक गुलाम था, दास था, उसने एक नए वंश की स्थापना की और उसका नाम क्या था, गुलाम वंश। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में और पूरी विधिवत बारे में, इसके बारे में जानकारी लेंगे। गुलाम वंश अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। आप लोग क्लास कैसी लगी? अगर मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली क्लासेस के लिए आप लोग तैयार रहिए और आप लोग को आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।